एक ऐसी बहस हो रही है जिसको लेकर इस देश के भीतर लगातार कसमसाहट है कि आखिर सरकार की दिशा क्या है, और अगर विरोधी या विपक्ष विरोध कर रहे हैं तो फिर उनके साथ खड़ा कौन है, और क्यों खड़ा है और नहीं खड़ा है, तो फिर किन स्थितियों में वो अपनी जमीन पर खेती कर सकता है या नहीं। सरकार जो देश हित में सोच रही है वो उनके हित में है या नहीं है। एक ऐसा ऑर्डिनेंस जिसको लेकर लगातार संसद के भीतर बहस, सड़क पर आंदोलन, और इन सब के बीच हमने शायद इसीलिए तय किया कि आज तक के मंच के जरिए कम से कम इस देश के भीतर लोगों तक वो सवाल जवाब जरूर जाएं और वो उसके बाद तय कर पाएं कि सरकार क्या सोच रही है और विपक्ष किस रूप में विरोध कर रहा है, वो कहां खड़ा है, किस रूप में खड़ा है, ये सब कुछ आपको तय करना है। लगातार इस बात को लेकर तय हो रही है क्या ये ऑर्डिनेंस कॉरपोरेट के लिए है। खुले तौर पर केंद्रीय मंत्री का कहना है जी नहीं, हम नाम लेकर बताते हैं बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ सवाल हर किसान ही नहीं पूरे देश के भीतर है कि इस देश में आजादी के बाद से तकरीबन 6.5 करोड़ किसानों का पलायन हो गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म 91 में शुरू होता है, 4 करोड़ लोग उसके बाद पलायन हो गया। खेती छूटती चली गई, पिछले एक दशक के भीतर 85 लाख लोग खेती छोड़ चुके हैं, मजदूर में तब्दील हो गए। इसी दौर में समाज में असमानता बढ़ी, इसी दौर में किसान कमजोर हुआ, कॉरपोरेट के पास पूंजी आती चली गई। उस दौर में सरकार मनमोहन सिंह की थी, लेकिन इस दौर में सरकार नरेंद्र मोदी की अगर है और इस बात का जिक्र हो रहा है, फिर भी भरोसा क्यों देश का नहीं जाग रहा है। ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि सड़क पर आंदोलन और किसानों के बीच कहीं वो खून के आंसू पीकर रो रहा है। दिग्विजय सिंह जी, अब अगर केंद्रीय मंत्री इस बात का खुले तौर पर जिक्र करते हैं कि हम किसी भी कॉरपोरेट के लिए कोई जमीन नहीं कर रहे हैं, हमारे पास कुछ डाटा है जो आपके दौर से ही निकले हुए हैं। 106 प्रोजेक्ट इस देश के लटके हुए हैं जमीन ना होने की वजह से। खुद जिस मंत्रालय के हैं लगभग 69 नेशनल हाईवे 8000 किलोमीटर का, वह भी शुरू होने का इंतजार कर रहा है। जमीन चाहिए इस देश के भीतर, विकास के लिए जमीन चाहिए। तकरीबन 1 दर्जन हमारे पास प्रोजेक्ट है जो कि तकरीबन सबको जोड़ दीजिएगा तो कई लाख करोड़ के ये प्रोजेक्ट है। देश के अलग अलग प्रांतों में हर जगह जमीन चाहिए, चाहे वो परमाणु रिएक्टर हो, चाहे स्टील प्रोजेक्ट हो उड़ीसा का है, चाहे कडप्पा का स्टील प्रोजेक्ट हो, टाटा स्टील का हो, पास्को का हो, रायगढ़ का हो, जरदाईगरी का मेगा, किसी का भी ले लीजिए, पूरी की पूरी सूची है। देश ये जानना चाहता है कि डेवलपमेंट का रास्ता इस अध्यादेश से होकर जिसका जिक्र सरकार कर रही है निकलेगा, और बहुत बेचैनी है प्राइम मिनिस्टर मोदी में। अगर जमीन नहीं मिलेगी तो सब कुछ रुक जाएगा, ये उनके भाषण में बार बार झलकता है। वो कौन सी स्थिति है अगर बीजेपी बढ़ना चाह रही है, कांग्रेस रोक रही है, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिससे देश का विकास हो, किसान भी सुकून के साथ रहे, और इस अध्यादेश को लेकर जो अड़चन है ये सियासी तौर पर किसान और देश को नजर ना आए। बताइए प्रसून जी, मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि नितिन गडकरी जी ने कहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भाजपा की सरकारें हैं, कोई भी उद्योगपति के लिए जमीन अधिग्रहण नहीं करेगी, ये उन्होंने कहा है ना आपने? 101 तक के कहा। ठीक ठीक। अब ये मोदी जी के सामने क्या बात करेंगे वो बात मैं नहीं जानता। मैं मंत्री हूं ना, आप क्यों चिंता? मैं दूसरी बात कह रहा था, मेरे को प्रिविलेज, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, और मोदी जी भी यही कह रहे हैं। मैं दूसरी बात मोदी जी भी यही, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। दूसरी बात यह है, इस देश के जितने भी प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं, केवल 10% प्रोजेक्ट्स भूमि के कारण वे लंबित हैं। दूसरी बात। तीसरी बात, किसी भी प्रोजेक्ट में भूमि का अंश, अगर 1000 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है तो मुश्किल से 100 करोड़ से नीचे का मुआवजा बनता आया है आज तक। इसलिए भूमि अधिग्रहण में अगर किसान को अगर हम ज़्यादा भी पैसा दे दें तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसका मेरा उदाहरण मैंने दिया है इंदिरा सागर बांध का, जहां सबसे ज़्यादा अगर भूमि अधिग्रहण कहीं हुआ है तो इंदिरा सागर डैम में हुआ है। तीसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि एक किसान का पुश्तैनी रिश्ता चला आ रहा है ज़मीन के साथ, उसका संवेदनशील लगाव है, वो ज़मीन छोड़ने तब तैयार है जबकि उसको इस बात की एक आश्वासन मिल जाए कि हाँ, मुझे मार्केट प्राइस के 4 गुना प्राइस मिल जाएगी, और मुझे जैसा कि हमने
ये सोच कांग्रेस पार्टी का था, सोनिया गांधी का था कि रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन एक कानून में होना चाहिए। वो हमने इसमें लाए और कानूनी उसको अधिकार दिया किसान को कि आपको पुनर्वास और पुनर्स्थापन का हक अगर मिला है तो पहली बार कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने 2013 के कानून के अंतर्गत वो लाया। सर एक बात बताएं, मैं आता हूं, जिस इलाके से आते हैं उसी इलाके में गोसी खुर्द बांध है जी, कितने बरस हो गए, 4 दशक हो गए, वो आज की तारीख में भी स्थिति वहां की पुनर्वास और पुनर्स्थापन को लेकर जस की तस है। ये स्थितियां बिगड़ी हुई हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं सर। मैं आपसे जो बात कह रहा हूं, जी, हम तो 1 साल हो गए, अभी हमको 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। देश 60 साल तो इन्हीं का राज्य चल रहा है, राज्य भी इनका, केंद्र भी इनका। हम उसी पर आ रहे हैं कि वो तो अभी- आप जब अभी आप ये पुनर्वास- क्यों भूल जाते हैं प्रसून जी, आप क्यों भूल जाते हैं भाखड़ा नंगल डैम किसने बनवाया, चंबल का डैम किसने बनवाया, नागार्जुन सागर का बांध किसने बनवाया, नर्मदा सागर का बांध किसने बनवाया, इंदिरा सागर का बांध किसने बनवाया। ये बांध बने हैं। और ये भी मैं बताना चाहता हूं कि जब भाखड़ा नंगल का बांध बन रहा था तो तत्कालीन जनसंघ के लोग किसानों के पास जाके कहते थे कि इसकी बिजली निकल गई है, इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। मूल बात यह है, किसने कहा, कौन से जनसंघ के नेता बात ने मैं कहा, आपसे बताइए। कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, नाम बताओ ना, नाम बताओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिग्विजय सिंह जी, आप कुछ भी रटा देते हो, मेरे को नाम तो बताओ। सुनने अरे आप सुनने तैयार अरे नहीं कौन है, नेता सुनने ने कहा, तैयार बताओ, नहीं नाम तो बताओ। है। आप हरियाणा पंजाब के किसानों से पूछ लीजिए। अच्छा, नाम बताओ ना नेता का, जो अब जनसंघ सुन के लीजिए, नेता ने मैं कहा वो हमारे नाम वो पे तब नहीं रहे। मैं आपसे बात जो कह रहा था, मैं आपसे जो कह रहा था, आपका तो प्रश्न सब ये तो है झूठ मत बोलो। कि ये बात नितिन गडकरी जी ने जो कही है, लेकिन इन्होंने जो कहा है ये चैप्टर 3A मतलब सेक्शन 10A में मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, जहां तक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिफिकेशन की बात है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जमीन अधिग्रहण होती ही नहीं है, सहमति से बनती है। नहीं, मैंने प्रधानमंत्री मैंने बनाई है अरे योजना। मेरी बात सुन लीजिए, मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा हूं। अरे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मैंने बनाई है। आपने नहीं बनाई है। किसने चलिए, वाला? अटल बिहारी सुनिए, वाजपेयी ने मैं आपसे बात कर मेरे रहा हूं। अध्यक्षता ये में फैक्ट कमेटी है, तैयार की थी, फैक्ट मैंने है बनाई। कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर भूमि अधिग्रहण नहीं होती है, सहमति से जाती है। मैं आपको बताता हूँ, दूसरी बात सुन गांव लीजिए, में सुन कच्चा लीजिए, आप सुन लीजिए, बताओ। सुन सर लीजिए इसको मेरी बात, काउंटर इसलिए कर ले सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, बात सुन क्योंकि लीजिए। प्रधानमंत्री ने इनको बुलवाया था उस पीरियड में जिस समय अरे सुन लीजिए, प्रधानमंत्री लेकिन ग्राम मैंने- पंचायत- मेरे रिपोर्ट पे भाई बनी हुई है। मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया है, जी मैंने उसको इम्प्लीमेंट अच्छा, किया, बनाने वाला हूं, मैं बनाने वाला हूं। जी बताएं, सुन एक लीजिए। मिनट सुन लेते हैं पूरी बात। दूसरी बात इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही है। इंदिरा आवास योजना, जी बोले। इंदिरा आवास योजना में जमीन अधिग्रहण होती नहीं है। ये उसमें हैंडपंप लगता है, उसके अंदर उसमें आपको जमीन अधिग्रहण होती नहीं है। इसमें बड़ी होशियारी और चालाकी से 10A का D और E पढ़ लीजिए, जिसमें इन्होंने कहा है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स 1 किलोमीटर ईच साइड। अगर 10,000 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है तो दोनों तरफ तो हो गया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। 20,000 स्क्वायर किलोमीटर हो गया 2 करोड़ हेक्टेयर जमीन। वो 2 करोड़ हेक्टेयर जमीन किसको जाएगी? कहाँ है जमीन? किसानों से लेकर क्या जाएगी। दुकानें खड़ी हो रही क्या? अरे, ऐसा कभी संभव है क्या? ऐसी इंडस्ट्री मैं लाइन तो में आपसे खड़ी पूछ होती रहा हूं कि 1 किलोमीटर आवश्यकता किस बात की पड़ रही है? केवल किसानों की जमीन हथियाकर ये उस पर एक राजनीति आपत्ति करना हर जगह आ एक रही है उद्देश्य कि आपको 1 बड़े किलोमीटर उद्योगपतियों दूर को जमीन जमीन क्यों देना चाहिए, है, जो एक का आप उद्देश्य। वेयर हाउस का आप जिक्र पहले कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को समझ लीजिए। नहीं, एक मिनट ना, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ना, इसमें एक जैसे चीज दुकान और जोड़ बनते लीजिए, हैं, देखिए। आपके जैसे बिल्डिंग लाइन से बनी, वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कंसेप्ट नहीं है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कंसेप्ट ये है कि ये रोड जब निकलेगा 100 किलोमीटर, तो रोड के लाइन से ऐसी इंडस्ट्री नहीं खड़ी होगी 1 किलोमीटर, उसके क्लस्टर्स होंगे। समझो एक रोड पे जाके 10,000 गांव का, ग्राम पंचायत का एक गांव होगा, उस गांव के बाजू में एक इंडस्ट्री खड़ी होगी। ये लाइन से ऐसे दुकानें खड़ी, जैसे आपके स्टूडियो खड़े हुए लाइन से, ये उसका कंसेप्ट वो नहीं किसकी है। इंडस्ट्री होगी सर? हाँ? वो इंडस्ट्री किसकी होगी? एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होगी। एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मालिक कौन होगा सर? मुझे आप सवाल, आप ये विचारधारा का मुद्दा है। बहुत सही बात आपने पूछी। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, अगर मैं भी किसान हूं, मेरे यहाँ 70,000 एकड़ गन्ना है, मैं किसानों में काम करता हूं। पहली बात,
अगर गांव में इंडस्ट्री आएगी, गांव में एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आएगी तो गांव के लड़कों को रोजगार मिलेगा। और आज रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए दिल्ली और मुंबई की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो यूपी बिहार से दुनिया भर से सब लोग जो आ रहे हैं शहरों में रोजगार के लिए आ रहे क्या ये स्मार्ट अगर सिटी गांव में उसी का अगर हिस्सा किसान के है? बेटे को रोजगार मिला, मजदूर के लड़कों को ओके। रोजगार मिला, सर तो ये बिगड़ा क्या है? स्मार्ट सिटी उसी का हिस्सा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसका हिस्सा नहीं है ये? नहीं है। एक स्मार्ट सिटी को बनाने में कितना खर्चा आएगा? पहली बात तो ऐसे कि स्मार्ट सिटी में खर्चा आने का प्रश्न ही नहीं है। मैं 12 स्मार्ट सिटी बना रहा हूँ, हाँ। पोर्ट पे बना रहा हूँ, हाँ। पोर्ट में बना रहा हूँ 12 स्मार्ट सिटी। उल्टा मुझे स्मार्ट सिटी बनाने से फायदा होगा, पोर्ट को नुकसान नहीं होगा। तो वो जब स्मार्ट सिटी के दायरे में कितने गांव आएंगे? आएंगे नहीं सर। आप देखो, आप समझ लीजिए बात को। पहली बात क्या है, इसमें इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन वाली बात है। मैं बहुत नम्रतापूर्वक बता देना चाहता हूँ, हम बिल्डर डेवलपर के लिए, उद्योगपति के लिए, आपने जितने जितने उद्योगपति के नाम लिए उनके लिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए 1 फुट भी जमीन एक्वायर नहीं करेंगे। अब दूसरी बात समझे। अब रेलवे लाइन बन रही है, समझो ये रेलवे लाइन 5 साल में एक 10 किलोमीटर बन गई और उसमें से किसान कोर्ट में चला गया या इन्वायरमेंट फॉरेस्ट का क्लियरेंस नहीं मिला, काम बंद है, तो ये कहते हैं कि 5 साल में अगर नहीं तो जमीन वापस कर दो। अब ये आधे रेलवे लाइन का क्या करेंगे फिर? अगर जो पब्लिक इंटरेस्ट, पुअर इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट के जो सोशल प्रोजेक्ट है, रोड के प्रोजेक्ट, रेलवे का प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मैं बता दूं कैसा होता है। ये गांव में पहले कच्चा रास्ता रहता है, वो कच्चा रास्ता रहता है, कहीं 4 फुट का, कहीं 5 फुट का होता है। हमने उसमें कहा कि ये रास्ता कम से कम 4 मीटर का, 5 मीटर का करना है, तो दोनों बाजू से थोड़ी थोड़ी ज़मीन लेनी पड़ती है। बहुत बार ये होता है कि किसान खुद होकर भी ज़मीन देता है, पर ये जब कभी कभी अगर नहीं देता है तो कानून में प्रोविजन करके रोड के लिए लगती है। अभी पीने के पानी की टाँकी गाँव में बनाना है, अब पीने की पानी की टाँकी अगर बनानी है, गाँव में अगर इलेक्ट्रिक का ट्रांसफार्मर लगाना, मेरे धापेवाड़ा गाँव है नागपुर जिले में, वहाँ हमारा काम चलता है, वहाँ एक ट्रांसफार्मर लगाना था, वो जो लाइन डालने के लिए 3 साल नहीं हो पाया। मेरी पत्नी मुझे कहती थी कि भाई 16, तुम सब दुनिया का काम करो, पहले अपने गांव में 16 घंटा लोड शेडिंग है, उसको तुम कैंसिल करो। ये सच्चाई बताता हूँ। देवेंद्र फडणवीस मेरे घर पर एक बार आए थे, हम डाइनिंग टेबल पर खा रहे थे, तो पत्नी ने आके मुझे कहा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, केवल धापेवाड़ा में 16 घंटे लोड शेडिंग, अभी लोग सुनते होंगे मेरी आवाज़, 16 घंटे लोड शेडिंग है, इसको दूर करो। लाइट होगी ना? हाँ, तो मैंने पूछा क्यों नहीं लगा लोड शेडिंग? क्योंकि धापेवाड़ा में ट्रांसफार्मर के लिए जो जमीन चाहिए थी वो किसान बोले मैं नहीं देता। अब प्रॉब्लम है भी गांव में 16 घंटा लोड शेडिंग है और पब्लिक इंटरेस्ट में अगर ट्रांसफार्मर लगाना है तो जमीन लगेगी, पानी की टाँकी बनाना है तो जमीन लगेगी। तो मैं आपको फिर से एक बार बहुत सिंपल बता दूँ, गरीबों का इंटरेस्ट, धनवानों का इंटरेस्ट, किसानों का इंटरेस्ट, इंडस्ट्री का इंटरेस्ट, गांव गरीब मजदूर किसान का हित, उद्योगपतियों का हित, सोशल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट और पुअर इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट, इसके लिए केवल कंसेंट क्लॉज और एसआई का हमने एग्जम्पशन दिया है। हम उद्योगपति, अभी ये मेरे पास लिस्ट है हुड्डा जी की, इसी जमीन के बाजू में हरियाणा में उन्होंने कितनी जमीन एक्वायर्ड की। ये आपका स्टूडियो खड़ा हुआ किसके जमीन पर खड़ा हुआ? ये जमीन पूरे कहां से देश में तो खेती ही थी सर, यहाँ भी खेती होती थी। तो आप एक बात समझ लीजिए, इसमें कौन दिक्कत है? पूरे देश में तो लोग किसान ही थे। आप समझ लीजिए, आप ये देखो, हम देखो पुण्य दूसरी प्रसून जी, जब अड़चन की बात आती है तो थोड़ी बातें स्वीकार करो। देखिए मैं समर्थक नहीं, पार्लियामेंट जो लुटियंस की दिल्ली बन रही थी, पहले वहां खेती होती थी सर। अगर नोएडा में ये नहीं होते तो यहाँ के हजारों युवाओं को, किसानों के लड़कों को रोजगार नहीं मिलता। नहीं, आप सर गलत कह रहे हैं। उनके लड़के को भी रोजगार मिला। नहीं गडकरी जी, इस देश के भीतर जितनी जमीन एक्वायर की गई, क्या उस परसेंटेज में लोगों को रोजगार मिला? पहला सवाल, नहीं मिला है इस देश के भीतर में। पहली बात ना, रोजगार नहीं मिला है उस तादाद में। बिल्कुल। आज अच्छा, हम देखिए इसकी टेक्निकलिटीज को समझिए। आपने जो जमीन एक्वायर हो रही है पिछले देश में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट भी बन गया, माइनिंग एक्ट भी बना हुआ है, इंडस्ट्रियल एक्ट भी बना हुआ है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट भी बना हुआ है। आपने इतने तरीके, उन सब एक्ट को कंसेंट क्लॉज और एसआईए लागू है। जो ये कह रहे, इतने जो एक्ट का आपने उल्लेख किया, ये है इसमें? इसको, हाँ बिल्कुल है। अगर ये लागू है तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी अभी आपको इसको लाने की? बाकी उर्वरित सभी बातों के लिए वो लागू है। आपको उसके बाद इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी, जब आपको पता है इस देश में कोई अस्पताल ऐसी स्थिति में नहीं है, दिल्ली का एम्स तक, जहां पर एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मरीज जाए तो इलाज करा ले। आपके पास कोई आइडियल यूनिवर्सिटी नहीं है, आपके पास ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां पर आप बोले यहां साफ पानी पीने का आता है। हर गांव गांव में आज बोतल बंद पानी कोई इंडस्ट्री बनाती है।
पानी से लेके, शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेकर हर सेक्टर पे तो कॉर्पोरेट ने कब्जा कर लिया है। आप बोल रहे हैं कॉर्पोरेट से नहीं चलेगी सरकार। सर सरकार तो कॉर्पोरेट चला रहा है, आप कहां चला रहे हो? आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, आप बताओ आपकी भागीदारी क्या है? इस देश में 5 लाख से ज्यादा स्कूल राज्य सरकार और केंद्र सरकार सरकारी स्कूल में चला रहे हैं। सर क्या बात कर रहे हैं सर, उंगलियों पे ना गिनिए। देखो आप सच्चाई को मानो, इस देश में आज भी शायद उसकी हालत ठीक नहीं होगी, उसमें कुछ दोष होंगे, पर आज भी इस देश में अनेक गांवों में अस्पताल, सरकारी अस्पताल चल रहे हैं। क्या आप ये कहना चाहते कि इस देश में सरकारी अस्पताल नहीं है? क्या आप ये कहना चाहते कि इस देश में सरकारी स्कूलें नहीं है? और क्या आप ये कहना चाहते हैं कि गांव में सरकारी स्कूल और अस्पताल की जरूरत नहीं है? देखिए ये मत कहिए। फिर ये नहीं, आप कैसा कह रहे हैं? आप देखो, आप दिल्ली के आजू बाजू की बात कर रहे हैं, आप मुंबई के आजू बाजू की बात कर रहे हैं, आप गांव में देखिए, आज भी गांव में जिला पंचायत की स्कूल है। क्यों दिग्विजय जी, आपके मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल नहीं है ना? नहीं, गडकरी जी, आप बोलो तो। नहीं, आप चुप रहे। अब आप दोनों सहमति कर लीजिए, जनता अच्छा, देखते रहेगी, कहेगी कि महाराज ये क्या हो गया। हम एक दूसरी स्थिति और मुझे सवाल करते हैं। हम दिग्विजय सिंह जी, हम यहाँ एक दूसरी स्थिति भी जोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के हर जिले में MIDC काम करती है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। गडकरी जी वहां पर रहे हुए, गडकरी जी जानते हैं। हर जिले में जो MIDC को जमीन दी गई वो 5 से 10 बरस के बाद दूसरी जगह शिफ्ट कर दी गई। नागपुर उदाहरण है सर, हिंगना में MIDC थी, वो शिफ्ट कर दी गई बुटीबुरी में। नागपुर में जो MIDC में इंडस्ट्री चल रही थी उसमें 6 यूनिट हो गई। इतना लोन बैंक से लिया, वहां पर रिजर्व बैंक को नोटिस करना पड़ा। इतना पैसा लेके आप लोग दिवालिया घोषित कर देते हैं खुद को, हम लोग क्या करें? हमारा ये बार बार कहना है कि जिस मॉडल को लेकर अपनाया जा रहा है, नागपुर को बदनाम मत करिए। नहीं, नागपुर को हम MIDC, पहली बात तो एक करिए। अरे सर, नागपुर MIDC हिंगना से कोई बंद करके बुटीबोरी में नहीं गया। MIDC में सारे रिहायशी इलाके खड़े हैं कि नहीं गडकरी साहब? वो इंडस्ट्री के लिए जमीन दी गई थी। इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ प्रमाण में इंडस्ट्री बंद है, बंद बुटीबोरी में नए इंडस्ट्री आई है। आप ठीक है, ऐसे ही चलती हैं चीजें, ऐसे ही चलती हैं। वो भाई पुणे इसका उदाहरण है, नासिक इसका उदाहरण। हम दूसरी बात कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा अध्यादेश है, क्या आपको लगता है कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर देश का इतना मौजूद है कि आप लोग एक ऐसे अध्यादेश पे लड़ाई लड़ रहे हैं जमीन को लेने को लेकर कि बेसिक की जरूरत में जनता जूझ रही है, उसके पास है ही नहीं बेसिक्स, लेकिन आप चाह रहे हैं एक चकाचौंध दिखला रहे हैं, एक 5 सितारा जीवन दिखला रहे हैं। गजब स्थिति आ गई है। क्या आपको लगता नहीं है कि आप लोग को वो लड़ाई लड़नी है जहां पर न्यूनतम की जरूरत के लिए तो देश को संघर्ष नहीं करना पड़े? आप कि अगर नितिन गडकरी जी मुझे मौका देंगे बोलने नहीं, मौका ही मौका है, बोलिए। पूरा बोलिए, आराम से बोलिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं। सपने दिखाए गए, काला धन आ जाएगा 100 दिन में, 15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे खातों में। सपना था। लेकिन जहां तक बात है भूमि अधिग्रहण अधिनियम की, ये माननीय सोनिया जी ने इस बात को महसूस किया, राहुल जी ने इस बात को महसूस किया कि इस देश में भूमि अधिग्रहण का मुद्दा संवेदनशील है, इस पर बातचीत करना चाहिए, इस पर किसानों से सहमति लेना चाहिए, चर्चा करने के बाद कानून बनाना चाहिए। और ये प्रश्न कोई कांग्रेस बीजेपी का नहीं है प्रसून जी, ये प्रश्न है किसान का और सरकार का। और किसान और सरकार के बीच में संवादहीनता नहीं होना चाहिए। और संवादहीनता की स्थिति में संघर्ष की स्थिति बनती है। और संघर्ष को टालने के लिए यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने इस कानून को बनाने के लिए सेलेक्ट कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया? श्रीमती सुमित्रा महाजन जी को बनाया। और उनके बाद उन्होंने जितने प्रस्ताव दिए उनमें से अधिकांश स्वीकार कर लिए। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि निजी उद्योगपतियों के लिए कोई अधिग्रहण करना ही नहीं चाहिए, उन्होंने कहा था। लेकिन उसके बाद कानून बन गया, कानून बनने के बाद लागू हो गया। ऐसी क्या जल्दी थी नरेंद्र मोदी जी को और नितिन गडकरी जी को कि इस कानून के लिए अध्यादेश लागू करने के पहले राजनीतिक दलों से बातचीत कर लेते? सुनिए, मैं बुरा नहीं किया। देखिए,
नहीं, पूरा 2:1 कीजिए, पूरा 2:1 चला हुआ है। नहीं, पूरा कीजिए। इनके पास समय नहीं था कि अध्यादेश जारी करने के पहले राजनीतिक दलों से चर्चा तो कर लेते, चर्चा करके आम सहमति से यह कानून बन जाता तो कांग्रेस भाजपा की लड़ाई खत्म हो जाती। लेकिन मोदी जी की इतनी पता नहीं क्या उनका एक कमिटमेंट रहा है चुनाव के पहले बड़े बड़े लोगों के साथ, जिसकी वजह से यह अध्यादेश लाना पड़ा। पहली बात आपको बताता हूं, मैं ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री था। एक मिनट आप रुकिए प्लीज प्लीज प्लीज, आप मत बोलिए, मैं बोलता हूं। पहली बात, दिग्विजय सिंह देश के इतने बड़े नेता हैं, इनके जानकारी से कैसे बातें चली गई मेरे समझ में नहीं आता। मैं ग्रामीण विकास का मंत्री था। विज्ञान भवन में मैंने देश के 32 राज्य सरकार के मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया था और मैंने उनको पूछा था कि ये जो कानून आ रहा है इसमें आपका मत क्या है। उसका रिकॉर्ड है, उसका पूरा मैंने एक एक सरकार ने क्या कहा, यानी त्रिपुरा की सरकार, मेघालय की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, हुड्डा जी की सरकार, और इन सरकारों को ये पूछा कि ये कानून के बारे में आपका कहना क्या है, और सबसे चर्चा की और उसके मिनट्स में आपको देने के लिए तैयार हूँ। उसमें कांग्रेस की सरकार ने, पृथ्वीराज चौहान ने तो एक पत्र लिखा है, आनंद शर्मा जी ने उस समय एक पत्र लिखा है, दोनों कांग्रेस के नेता हैं। इसके बाद हुड्डा जी के सरकार का पत्र है, कांग्रेस के सरकार का पत्र है, त्रिपुरा के लेफ्टिस्ट सरकार का पत्र है। सबका पत्र यह है कि इस कानून के कारण रोड का, रेलवे का, पब्लिक इंटरेस्ट के काम नहीं हो पाएंगे, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। आनंद शर्मा जो इनके सहयोगी हैं, जो उस समय मंत्री थे, उनका पत्र है। पृथ्वीराज चौहान जो इनके मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो आगे ये कहा है पत्र में, पत्र पढ़कर मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैंने पार्लियामेंट में बताया था। उन्होंने ये कहा कि अगर ये कानून ऐसा आ जाएगा तो हमारे यहाँ एक भी रोड नहीं बन पाएगा, एक भी इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा, उन्होंने कहा। एक मिनट, अब मुझे बताइए, सब लोगों से चर्चा हमने विज्ञान भवन में कॉन्फ्रेंस बुलाकर की, आपने मीडिया पर उसका सब वर्णन किया। अब मुझे सबसे चर्चा की, उसके बाद में इस विषय पर पार्लियामेंट में मैंने खुद शरद पवार साहब से हमने बांट लिए, सबसे चर्चा की। फिर बीजू जनता दल ने अपने सजेशंस दिए, हमने उनके सजेशन एक्सेप्ट किए, उन्होंने पार्लियामेंट में जाहिर किया कि हमारा समाधान हुआ, हम बिल को सपोर्ट करेंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हम लोग चर्चा के बिना ये बिल पास नहीं करना चाहते। आज भी अगर कांग्रेस पार्टी के कोई पॉजिटिव सुझाव है तो हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और यह चर्चा करने की हमने कोशिश की। अब उनके नेता 2 महीना फॉरेन में चले गए थे, तो शायद उस समय हमको चर्चा करने के लिए वो नहीं मिले, शायद वो चिंतन करने के लिए गए होंगे, पर हम चर्चा करने के लिए गडकरी तैयार जी, हैं। एक उलझन है मेरे ख्याल से हर दिमाग में होगी। वो बार बार नाम ले रहे हैं सुमित्रा महाजन का, जो आपकी नेता है, उन्होंने सहमति जताई। आप नाम ले रहे हैं राज्यों का, जिन तमाम राज्यों ने सहमति जताई। सवाल ये बार बार आ रहा सुमित्रा है, महाजन का छोड़ दो, ये जो सेलेक्ट कमेटी आप समझ लो। प्रसून जी, 1 मिनट इनसे पूछना है, मुझे वो तारीख बता दें पृथ्वीराज चौहान की चिट्ठी का, आनंद शर्मा की चिट्ठी का और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की चिट्ठी का तारीख बता दें। ये सब चिट्ठियां जो हैं जब कानून बन रहा था उसके पहले की हैं, बता दीजिए तारीख। पर फिर उस समय उन्होंने क्यों विरोध में लिखा? नहीं, मुझे बताओ, इनके पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने इनके कानून के विरोध में क्यों लिखा? और दूसरी बात, जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई सरकार आई, जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई सरकार आई, तब जो रेवेन्यू मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस हुई, उसके मिनट्स मेरे पास है, उसमें भी जवाब नहीं आया। कांग्रेस के मैं जवाब इतना मांग रहा हूं, हरियाणा मुख्यमंत्री हुड्डा जी, पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, आनंद शर्मा तत्कालीन मिनिस्टर, ये पत्र उनके कौन तारीख के थे, जरा बता दें मुझे। बिल्कुल सही बात है, ये कानून पास होने के पहले के ये बात है ना, ये रिकॉर्ड पर है ना कि इनके नहीं, अरे इसमें नई बात क्या है, इनके पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने इनके कानून का विरोध किया, यही तो बात मैं कह रहा हूं। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं, ये बताते हुए कि अब आखिरी हिस्से में इस देश के भीतर उस बात का जिक्र होने वाला है कि इतनी जमीन इस देश में है, बावजूद इसके क्यों चाहिए खेती की जमीन, और इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या वाकई सत्ता और विपक्ष सक्रिय है और सकारात्मक तौर पे बढ़ रहा है या नहीं। किसान को रोजगार चाहिए, किसान चाहता है जब इंडस्ट्री वहां पर लग जाए तो कम से कम उसकी पीढ़ियां, जो इस देश को पीढ़ियों से खिलाते आई है, उसे रोजगार मिल जाए, परिवार तकलीफ में ना रहे। मुआवजे से कितने दिन चलेगा, क्योंकि इस देश के भीतर की स्थिति लगातार महंगाई
और तमाम परिस्थितियों को हर कोई जूझ रहा है। इंडस्ट्री पर कह सकते हैं उसको एक तरीके की एक ऑनरशिप चाहिए, परपेचुअल ऑनरशिप चाहिए। ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनको लेकर बार बार इस बात को निकलता है। अब हम उस आखिरी हिस्से में आ गए हैं जहां पे हमको लगता है कि कुछ फैसले, कुछ निर्णय और कुछ उलझन जो है गडकरी जी और दिग्विजय जी, इस देश को दूर करने की आप लोगों की जिम्मेदारी है। गडकरी जी, क्या किसान 4 गुना पैसे लेकर इस देश में कितने बरस तक जी सकता है अगर वह पीढ़ियों से खेती करते आ रहा है? आपके पास यही एकमात्र उपाय है, पहला और आखिरी? पहली बात तो ऐसी है कि कितना भी पैसा मिलने के बाद एक समय जब मिल जाता है तो वो खर्चा हो जाता है। इसलिए मैं नेशनल हाईवे में ऐसी योजना तैयार कर रहा हूँ कि अगर 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट में अगर 100 करोड़ अगर लैंड कॉस्ट होगी तो 10% इक्विटी किसानों को दे और 20 साल तक उसको इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस 3% या 2% प्रॉफिट उसको 20 साल तक मिलता रहे 10% इक्विटी का। आपकी बात देखिए, कुछ लोगों ने ऐसा कहा, ये सच्चाई है कि अभी हमारे यहाँ WCL में, हाँ, नागपुर में केवल 35 मिलियन टन कोल का प्रोडक्शन था 50 साल में। जैसे हमने 4 गुना मुआवजा दिया तो 3 माइन अभी हमने ओपन किए हैं और हमारे MD ने जाहिर किया, मिश्रा जी ने, कि हर महीने के 25 तारीख को हम एक माइन जाहिर करेंगे तो उसमें से 100 मिलियन टन एक साल के अंदर उत्पादन बढ़ेगा और 50,000 लड़कों को रोजगार मिलेगा। अब मेरा कहना यह है कि ये जो पैसा है, मेरा खुद एक PA है नागपुर में, वो जॉइंट कमिश्नर है फूड एंड ड्रग में, मंडलेकर करके नाम है, उसकी 8 एकड़ ज़मीन गई कोल में, तो वो मेरे पास आया और मुझे कहने लगा 8 एकड़ तो गई, 15 एकड़ बाकी, वो भी डलवा दो। इसका कारण ये हुआ है, ये सच, मैं इसका समर्थक हूं। आप ठीक कह रहे हैं, देखो मैं इसका समर्थक नहीं, उलझन हो गई यहाँ पर। आप देश के मंत्री हैं या सिर्फ नेशनल हाईवे और नागपुर के हैं, ये थोड़ा क्लियर कीजिए। पूरे देश के मंत्री के तौर पर क्या ये देश में, क्या प्राइम मिनिस्टर के पास आप मंडलेकर को भेज दीजिए? नहीं, पहली बात नहीं, आप पूरी बात समझिए। हमने नेशनल हाईवे में अब 4 गुना का सर्कुलर निकालने के बाद हमारी कीमत 70,000 करोड़ से 1,80,000 करोड़ रुपए हो गई। पर मैं किसान के नाते और मंत्री होने के नाते, किसान के नाते आपको एक बात कह रहा हूं कि ये 1,80,000 करोड़ होने के बाद भी एक मैं किसान का जस्टिफिकेशन करता हूं। तुम जब इंडस्ट्री के लिए जमीन लेते हो, तुमको सस्ते में चाहिए, ये गलत बात है। तुमको बाजार भाव से 2 गुना 4 गुना मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि किसान उसमें अपनी जमीन खोता है। और इसलिए ये जो 1:4 अप टू वाला जो था, वो अब हमारी सरकार ने अप टू निकाल दिया और उसको, लेकिन जोड़ा कहाँ सर? वही बात तो हो रही थी, वो तो शुरू से बात हो रही है। सर मैं आपको देखो, कानून बता दीजिए ना। देखो कानून आप बताएं, 2 बार लोकसभा में गया, 2 बार राज्यसभा में गया। पहली बार 5 अमेंडमेंट थी, फिर 9 अमेंडमेंट नई से आई, उसके बाद फिर चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद कैबिनेट में चर्चा हुई। मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि मैंने नेशनल हाईवे में कल ही फाइल पर साइन करके ऑर्डर निकाल दिया कि इसके बाद नेशनल हाईवे के लिए जो जमीन ली जाएगी वो अर्बन एरिया में, अरे ये कल की बात कर रहा हूँ, ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, अरे आपकी कैबिनेट की बात नहीं हो रही है। अरे भाई, मैं जब आपकी बात को अच्छी बात बता रहा हूँ तो आपको अच्छी नहीं लगती तो आप मुझे ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। अब इसको मेरा अभिनंदन करना चाहिए आपने कि मैं देश का मंत्री हूँ कि मैंने 1 गुना अर्बन एरिया में 1:2 और रूरल एरिया में 1:4, 4 गुना कीमत देने का मैंने निर्णय किया है। और ये निर्णय पूरे, इसके कारण 70,000 करोड़ के बजाय मुझे 1,80,000 करोड़ किसान को देने पड़ेंगे। मैं इसका समर्थन। पार्लियामेंट में जब आएगा दुरुस्ती के लिए तभी आएगा ना। आपने 2 बार राज्यसभा में वापस भेज दिया, अब वापस भेज दिया है तो नया जब आएगा फिर चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद ये आएगा कि नहीं? गडकरी जी, आप एक चीज समझिए, सरकार के ही आंकड़े हैं कि जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं नेशनल हाईवे का, उसमें इस देश के भीतर में 29,30,539 लोग आज तक की तारीख में विस्थापित हुए हैं, जो कि मजदूर बनकर इधर उधर चले गए। सवाल सिर्फ आपकी मिनिस्ट्री का नहीं है। इस देश की स्थिति तो यह है कि पानी ना मिलने की वजह से इस देश में 75 लाख लोग विस्थापित होते हैं, इंडस्ट्री के नहीं लगने से 16 लाख, माइंस की वजह से 12 लाख, पर्यावरण की वजह से 18,45,022 लोग, डिफेंस जहां जहां आया है वहां पर 4 लाख। हम बोल रहे इतने सेक्टर्स हैं। आप होलसेल देश के सामने एक ऐसा मॉडल रखिए जिससे लगे कि आप सिर्फ नेशनल हाईवे का जिक्र नहीं कर रहे हैं, आप देश का जिक्र कर रहे हैं। एक मॉडल तो लाइए, कोई ब्लूप्रिंट तो हो। प्रसून जी, मेरी प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद देखो, मैं कोई भी बात जिम्मेदारी से कर रहा हूं और मैंने उनको कहा कि ये अप टू वाली बात है, ये लोगों में इसकी नाराजगी है, ये अप टू करके राज्यों पर हम लोग सौंप देंगे, ये ठीक नहीं होगा। तब उनको मैंने सुझाव दिया कि इस बार हम लोग निर्णय करना चाहते हैं
कि अर्बन एरिया में 1:2 और रूरल एरिया में 1:4, ये अप टू निकाल कर हम उतना मुआवजा देना चाहते हैं। उनने कहा कि ठीक है, आज जो स्थिति है उसमें बिल्कुल ही निर्णय करिए, और उनके सहमति से मैंने ये निर्णय किया। अब प्रॉब्लम क्या मैं आपको बताऊँ, हमने 2 बार ऑर्डिनेंस निकाला, लोकसभा में 2 बार पास किया, राज्यसभा में अटक गया। अब ये अगर दिग्विजय सिंह जी बहुत कद्दावर नेता है, मेरे मित्र है, हमारी ये टक्कर वगैरह नहीं है, मैं उनको अच्छी रिस्पेक्ट करता हूँ, ये आप गलत हमको भिड़ाओ मत। मैं दिग्विजय सिंह जी आपसे अनुरोध करता हूँ, आपकी बात थी ना कि 1 से 4 गुना देना चाहिए, हमने मान ली। आपकी और कोई बात होगी तो हमको बताओ, हम तैयार है ना किसानों के इतने। देखो मैं बात रखी, हमको नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार गांव गांव गरीब मजदूर किसान के हितों के खिलाफ कोई भी निर्णय नहीं करेगी। बड़े पूंजीपति अडानी हो या अंबानी किसी के लिए जमीन एक्वायर नहीं करेगी, और जमीन का मुआवजा जो है 1:4 जो इनके बिल में था उतना ही देगी, और उनका पुनर्वसन जो इंपॉर्टेंट है वो टन की बेसिस पर उनका पुनर्वसन जो कानून में लिखा है यूपीए सरकार के उसी प्रकार से होगा। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, देश में किसान की हालत बहुत खराब है, उसके अनेक कारण हैं। हम इसको बदलना चाहते हैं, कठिन है, आसमान फटा हुआ है। मैं भी किसान हूँ, मेरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या विदर्भ में की है, और ये कठिन प्रश्न, और मैं इसको राजनीतिक प्रश्न नहीं मानता, मैं इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहता। हमारे देश में आज आवश्यकता ये है, जिसके लिए मैं प्रयास करता हूँ मेरे क्षेत्र में, किसान पेट्रोल डीजल और गैस तैयार करें। और अब गेहूँ चावल और गन्ना पैदा करके नहीं हो सकता। मेरा कहना यह है कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर अब किसानों को भी नए इसमें ले जाने की जिम्मेदारी सरकार की, हम सब की है। और इस विषय में आज भी आपके सामने, देश के सामने, मैं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को कहना चाहता हूँ, वो उनकी पार्टी और वो, ठीक है 2 महीने उनके नेता नहीं थे, अभी आ गए फॉरेन से, वो चर्चा करके भी, और सोनिया जी भी अगर चाहती है तो मैं खुद दिग्विजय सिंह जी आपके साथ मैं सोनिया जी के घर पर आने के लिए तैयार हूं, उनसे चर्चा करने के लिए तैयार हूं, और जो भी इसमें आपकी इंटरेस्ट की बात है वो हम करने के लिए तैयार हैं। जी दिग्विजय सिंह जी। प्रसून जी, एक मिनट बैठ जाइए जी, बोले। प्रसून जी, मैं इस बात से पूरी तरह आपके माध्यम से माननीय मोदी जी से और नितिन गडकरी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसको कांग्रेस भाजपा की लड़ाई मत बनाइए। ये लड़ाई है किसान और सरकार की, और उसके लिए अगर आप में संवेदनशीलता तिलमात्र भी है तो ये कानून को अध्यादेश के माध्यम से मत लाइए। इसको आम सहमति बनाने के लिए सेलेक्ट कमेटी को सौंप दीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और सेलेक्ट कमेटी सुन लीजिए, देखिए मैंने आपको इंटरफेयर नहीं किया। दिग्विजय सिंह जी, हम आप ही की बात सुन रहे हैं, लेकिन हम एक चीज चाह रहे हैं, जिक्र नहीं, मुझे बात पूरी करने दीजिए। आपने मुझे मौका नहीं दिया बोलने का। खाली यही आग्रह नहीं नहीं प्रसून जी, मैं पूरी बात कहूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर इनको मुझसे कह रहे हैं हम आपकी बात सुनने तैयार हैं, हम सोनिया जी के पास जाने तैयार हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको चिट्ठियां लिखने की जरूरत नहीं। नितिन जी, आप मोदी जी को इस बात के लिए तैयार कर लीजिए। आपकी बात मानते नहीं, मुझे मालूम है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नितिन गडकरी जी, मोदी जी से निवेदन है मेरा आपके माध्यम से, कितना मानेंगे नहीं मानेंगे, जिद्दी आदमी है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आम सहमति के लिए ये अध्यादेश का रास्ता मत अपनाइए। इस कानून को अगर पास कराना है, किसान का हित आपके अगर दिल में है, दिमाग में है, तो सेलेक्ट कमेटी को सौंप दीजिए, और सेलेक्ट कमेटी के सामने हमारे किसानों के प्रतिनिधि को बुलाइए, चर्चा करिए, उसके बाद कानून पास करिए। कानूनी मुद्दा है जी, एक कानूनी मुद्दा ऐसा है कि जो 2013 में जो बिल पास हुआ, 31 दिसंबर को उसकी मुदत खत्म हो गई। अगर 31 दिसंबर को अगर उसको ऑर्डिनेंस में अगर कन्वर्ट नहीं किया गया तो जितने इनके बिल में जितने किसानों के फायदे, एक भी फायदा 1:4 कुछ मिलेगा नहीं, सब स्थगित हो जाएगा। क्या दिग्विजय सिंह जी किसानों को मिले हुए फायदों को वापस लेना चाहते हैं? बात अभी मेरा पूरा होने दीजिए। 31 दिसंबर को इस कानून की मर्यादा खत्म हो गई। अगर इसको जिंदा रखना है तो ऑर्डिनेंस निकालना पड़ेगा, और नहीं निकला तो जितनी अच्छी चीज़ें इन्होंने क्लेम की वो पूरी खटाई में जाएगी, स्थगित हो जाएगी, और इसका पुराना कानून है वो रहेगा। ये कानून पर पालन नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, देखो जितनी दिग्विजय सिंह की हालत कांग्रेस में है, खराब है, उतनी मेरी बीजेपी में नहीं है। मेरी हालत बहुत अच्छी है, और मैं नरेंद्र मोदी जी से बात भी कर सकता हूँ,
मैं एक आधी चीज उनके मन के विरोध में होगी तो उनको कह भी सकता हूं, उनको बता भी सकता हूं, उनका मन भी बदल सकता हूं, पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं। देखो, लड़ाई मर्द जैसी होनी चाहिए। अगर हमने गलत किया तो गलत होगी। नरेंद्र मोदी जी ने ये सब मैंने उनकी सलाह से किया। नरेंद्र मोदी जी ने कभी नहीं कहा, मैं मोदी जी को सम्मान करता हूं और इस बात के लिए देश के सामने बता देना चाहता हूं, अडानी, अंबानी और उद्योगपति के लिए जमीन एक्वायर बिल्कुल नहीं करना, ये उन्होंने सुझाव दिया। और इसलिए किसी व्यक्ति के ऊपर कारण होते को, कुछ कॉन्क्रीट बात होगी तो टीका टिप्पणी करिए, पर एक आधे व्यक्ति को हम ऐसा ही करेंगे कि गलत बात उसको कहते जाएंगे। अब जब मैं कह रहा हूं सर, एक बात बताइए, आपने कॉरिडोर के इर्द गिर्द जब हमने आपसे पूछा कि वो कौन है जो वेयरहाउस बनाएंगे, वो कौन है जो हॉस्पिटल बनाएंगे, वो कौन सा कॉर्पोरेट है जो वहां पर बनाएगा, आप बताते नहीं हैं। आप अंबानी अडानी कहते हैं, आपके खिलाफ तो पीआईएल कर सकते हैं वो लोग कि आपने उनको क्रिमिनल साबित कर दिया है। ये स्थिति भी आ जाएगी। अच्छी बात है, आपने पूछा, पूछ लिया। मैं आपको मैंने तो बताओ इस देश में कि कौन है वो, कहां से पैसा आएगा सरकार जिसको, जिस किसान की जमीन है उसके बाजू में वही प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम, गोदाम लगाने वाला ये डाल सकता है। कौन लगाएगा? हरियाणा में डाल सकते हैं, पंजाब में डाले, और हम उन्हीं को कौन देंगे। लगाएगा? वही तो जानना चाह रहे हैं, कहां से पैसा आएगा। मुझे पहली बात तो ऐसी है, इस देश में एफसीआई का गोडाउन तो बना नहीं पाए हैं आप। पहले देखिए सर, जहां पर अनाज रख, आप सोचो एक बात तो कौन बनाएगा? देखो, एक बात बताइए, आप महाराष्ट्र में जाइए, अमूल के डेयरी का देखिए, अमूल की कोऑपरेटिव डेयरी देश की नंबर 1 की डेयरी बन गई। महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में पूरे कोऑपरेटिव में कांग्रेस के भी लोग काम कर रहे हैं, और उन्हें कितना बड़ा किसानों के साथ मिलकर काम खड़ा किया है। देखिए, एक बात आप मानिए, पहली एक बात आपकी सोच को बदल दीजिए। किसान के माल को प्रक्रिया करने वाला उद्योग जो भी शुरू करना चाहता है वो वैल्यू एडिशन करता है। अगर कपास से सूत बनेगा, सूत से कपड़ा बनेगा, कपड़ा से रेडीमेड गारमेंट होगा और उसका एक्सपोर्ट होगा तो कपास को कीमत ज्यादा मिलेगी। और इसलिए किसान के मालों पर प्रक्रिया करने वाला उद्योग अगर उस समय किसान करना चाहता तो वो कर सकता है, दूसरा कोई करना चाहता तो वो कर सकता है। दूसरी एक बात बताता हूं, ये कॉरिडोर है जो 2 करोड़ हेक्टेयर के का, ऐसा नहीं है कि जैसे दुकान खड़े के चांदनी चौक में पानीपुरी वाला, भेल वाला लाइन में लगे, ऐसा नहीं है। प्रसून जी, उसमें ऐसा है कि 15-15, 20-20, 25-25 किलोमीटर के ऊपर क्लस्टर होंगे, और रोड जहां गांव की ग्राम पंचायत होगी वहां 1 किलोमीटर के इसमें इस प्रकार की एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या इंडस्ट्री होगी, जिसमें उस गांव के लड़कों को, किसान और खेतियार मजदूर के लड़कों को रोजगार यानी मिलेगा। नजर आपकी खेती की जमीन पे ही रहेगी, बंजर जमीन उपलब्ध नहीं है, SEZ की जमीन उपलब्ध है, 6 यूनिट्स इस देश में है, उसकी जमीन है, आप कहीं नहीं देख रहे हैं। आप हमेशा देख रहे हैं उन जगहों पर जहां पर एक बेसिक जीवन चल रहा है, उस जमीन को डिस्टर्ब करेंगे। आपका मुंबई और दिल्ली में, प्रसून जी, कलकत्ता में, चेन्नई में, और एक मिनट, चेन्नई और बंगलोर में किसान के बच्चे नौकरी के लिए जाए, क्या हमारे गांव में किसान के बेटों को उसके गांव में रोजगार ना मिले, या झुकी झोपड़ी में रहकर दिल्ली में आकर यहां बस के यहां नौकरी के लिए? जो बताइए, रूरल पॉपुलेशन बड़े प्रमाण पर शहरों में शिफ्ट हो रही है और अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि गांव में रोजगार नहीं है। अगर गांव में रोजगार मिलेगा तो ये बेचारे गांव में रहने वाले लड़के दिल्ली और मुंबई के झोपड़पट्टी में रहने के लिए क्यों आएंगे? प्रसून जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज इस देश में पिछले 10 महीने, 11 महीने में किसान ने एक सही बात कही थी, धान सस्ता, चावल महंगा, कपास सस्ता, कपड़ा महंगा, तिलहन सस्ता, तेल महंगा, दलहन सस्ती, दाल महंगी, सोयाबीन सस्ता, सोयाबीन का तेल महंगा। एक साल के अंदर, एक साल के अंदर किसान गरीब हुआ, किसान गरीब हुआ है, एक साल में किसान गरीब हुआ है, और उद्योगपति के पास सरप्लस पैसा पहुंचा है। एक साल में हुआ कि 7 साल में हुआ? जितनी खाद, सुन लीजिए, जितनी खाद मंगाई जाती थी, विदेशों से मंगाई जाती थी, इंपोर्ट हम लोग करते थे, उसमें 1/3 खाद इंपोर्ट इस बार की है, और किसानों को डंडों के बीच में, पुलिस के डंडों के बीच में यूरिया खरीदना पड़ा है, काला बाजारी में खरीदना पड़ा है इनकी सरकार के अंतर्गत। 10 साल में कांग्रेस की सरकार में खाद की कीमत 4 गुना बढ़ी है, सुन लीजिए, हम जिम्मेदार हैं। बेटा सुन लीजिए आप, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रसून जी, नितिन गडकरी से मैं निवेदन करता हूं, अध्यादेश का रास्ता मत अपनाइए। अगर आप किसान के हितैषी हैं, अगर आप मजदूर के हितैषी हैं, तो आप नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए तैयार करिए कि लोकसभा में इस कानून को सेलेक्ट कमेटी में सौंपे। और जो उन्होंने कहा है, यह बात बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल गलत है कि इसका
जो कानून बना है उसका समय खराब समाप्त हो जाएगा। गडकरी जी, हमको लगता है आखिरी जवाब देना चाहिए। सुन लीजिए, मैं आप पूरी बात कर लीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। अध्यादेश ये 2 बार निकाल चुके हैं। लोकसभा का सत्र बढ़ाया जा सकता है, किसके हाथ में है? सरकार अगर इस पे सिलेक्ट कमेटी बनाती है तो हम 1 महीने 2 महीने और बैठने के लिए तैयार हैं। अध्यादेश पीछे लिया तो बिल नल एंड वॉइड हो गया। सुन लीजिए, तो फिर वो अस्तित्व में रहेगा नहीं तो किसान को फायदा कैसे? सुन लीजिए, और आप सुनने, ये देखो ना, ये 31 दिसंबर की डेट थी। सर लास्ट कमेंट है बस, उसके बाद हम आप ही से मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, हाँ। ये कहां लिखा है कि 8 मई के बाद लोकसभा नहीं बुलाई जा सकती? 8 महीने का एक्सटेंशन कर लीजिए। एक्सटेंशन करा के किसानों के प्रतिनिधियों से चर्चा कराइए, सेलेक्ट कमेटी के अंदर बिल को सौंपिए, चर्चा कराइए और एक आम सहमति से आप भूमि अधिग्रहण अधिनियम बनाइए। हम लोग सब इसमें सर एक आखिरी सवाल हमको लगता है ये देश जानना चाहता है, क्या इस अध्यादेश के लिए आप संयुक्त अधिवेशन बुलाने वाले हैं? राज्यसभा लोकसभा एक साथ बैठ के आप वहां पर वोटिंग करा के अध्यादेश पास कराएंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। यही रास्ता है एकमात्र? मेरा दिग्विजय सिंह जी के ऊपर और कांग्रेस पार्टी पर बहुत विश्वास है। उनको ये पता है कि जो 31 दिसंबर को अध्यादेश की मुदत समाप्त हो गई, अगर उसको फिर से जिंदा अगर नहीं रखेंगे तो ये एक्ट ही अस्तित्व में नहीं रहेगा, पुराना एक्ट अस्तित्व में रहेगा। और इसीलिए हमने 31 दिसंबर को आखिरी दिन अध्यादेश निकाला। फिर हमारी मुदत खत्म हो रही थी, फिर हमने कैबिनेट में पास करके फिर अध्यादेश निकाला। अब क्या करेंगे? फिर हमने निकाला। अब क्या करेंगे? देखो दिग्विजय सिंह जी पर और कांग्रेस पार्टी पर मेरा इतना विश्वास है। सर आखिरी जवाब ले लेते हैं मोदी जी से, तो वही मिलेंगे ना जाके। हाँ तो देखो आप, मैं आपको गुहार पहुंचा देना। मेरा इनको इतना ही कहना है कि जब मैंने आज कहा कि अंबानी के लिए, अडानी के लिए, कारपोरेट के लिए, उद्योगपति के लिए 1 फुट जमीन एक्वायर नहीं करेगी, वो मेरे मित्र है, उनका मेरे ऊपर विश्वास है। और इस मेरी बात को ध्यान में लेकर दिग्विजय सिंह हमारा समर्थन करे और किसान, गांव गरीब मजदूर किसान के सेलेक्ट कमेटी में भेज दो, मदद चर्चा करने के लिए तैयार है। किसानों के साथ चर्चा करिए। ऐसी बहस जिसको लेकर देश के सामने कुछ सवाल उभरे जरूर, कितनी साफगोई और या किस तरीके से आने वाले वक्त में इस अध्यादेश को जनता किस रूप में लेगी, इंतजार कीजिए, क्योंकि संसद से सड़क तक अभी भी सहमति बनने में वक्त लगेगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन चर्चा यहां पर खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया गडकरी जी, आप आए। बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय सिंह जी, और बहुत बहुत सभी का शुक्रिया। लगातार बैठे रहे, पार्लियामेंट चल रही है, इस दौर में हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। बहुत हमारी टक्कर नहीं, हम दोनों दोस्त हैं अच्छे।